बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6 ऑफ कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज की क्लास में हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनाब वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, जो कि हमारी किताब का चैप्टर नंबर 3 है। यू मस्ट बी वंडरिंग एंड स्टूडेंट्स आउट देयर वर इंक्वायरिंग कि आप चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं कराया, आपने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट क्यों किया। क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि वो आता तो लाजमी है 5 से 8 मार्क्स का, लेकिन इट्स अ बिट ड्राई। और अभी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम थोड़ा सा खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे, अच्छी अच्छी एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। अब मैं पढ़ाऊँ लॉ क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, पार्लियामेंट के पास जाता है, बिल होता है, एक्ट बनता है, बोर हो जाओगे, बोलोगे लॉ क्या है यार, ऐसे ही लॉ है तो मैं तो भाग रहा हूँ, मैं तो भी नहीं दे रहा, एक साथ दे दूंगा बाद में। तो ऐसे ही ना आप लोग परेशान हो जाओगे। जब एक लॉ है एक मज़े का सब्जेक्ट, तो हम इंटरेस्टिंग चैप्टर पहले पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया, नेगोशिएबल पार्टनरशिप, एजेंसी बिलविन विलविन कूद कूद काट के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब कुछ करके फिर देखेंगे एंड में इंशाल्लाह चैप्टर 1 को। या तो बीच में अगर मूड बना तो बीच में कर लेंगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है। अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। तुम सर नहीं झुकाओ, तिलावत कर दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد सल्लल्लाहु। चलो जी, आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। अल्लाह का शुक्र है कि आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ पढ़ाने के लिए। नहीं हंसो नहीं वाकई, वरना ARTT जो है ना वो एक कंडोलेंस की पोस्ट लगा था कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ही इज़ नो मोर। ठीक है, हाँ, कल फ्लाइट नहीं परसों फ्लाइट थी। और या तो जो है ना वो फिर एडमिशन ओपन आ रहा होता किसी दूसरे टीचर का, या तो सब रिफ़ंड लेके किसी और से पढ़ लेते। परसों फ़्लाइट थी कराची इस लाहौर एयरपोर्ट से। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने जाना था पहले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से थी फ़्लाइट पिंडी की, सॉरी इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद से पेशावर जाना था। मेरा एक दोस्त है उधर अब्दुल्ला, उसने बुलाया कि आ जाओ पेशावर। मतलब ठीक है तुम दमपख और वो सारी चीज़ें खिलाओगे, आता हूँ। डन था सब कुछ। लाहौर PC में इवेंट ख़त्म हुआ, तो बस अगली सुबह ना रावलपिंडी के लिए निकलना था। सब तैयार था। तो उस रात पता ही चला कि पिंडी में सड़कें बंद, इस्लामाबाद में कंटेनर लग गए, पूरा इस्लामाबाद बना और नो सर्विस। अभी भी यही हालात है। दोस्तों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि आप ना आओ। सिटी स्कूल वालों ने कहा कि नहीं हम इवेंट करवाएंगे और हम लेके जाएंगे। लेकिन मुझे लोगों ने कह दिया कि अब हालात यहाँ के नहीं हैं। मोटरवे 1 बंद कर दिया, 2 बंद कर दिया, सड़कें बीच में से खोद दी। ऐसे हालात है। 1 बजे सोने के लिए लेटर रात के, तो मैंने अपने दोस्त से कहा अरसलान से कि चलो टिकट चेंज करा के आता है। अब टिकट चेंज कॉल भी नहीं होता, एयरपोर्ट से जाके होता है। हमने ड्राइव कराई रात के 1 बजे। मैं सोता हुआ गया, एयरपोर्ट पहुंचा, उठ गया, टिकट चेंज कराया, वापसी गाड़ी में बैठा, फिर सो गया। फिर जहाँ अपना उतरा होटल में और जाके सो गया। बहरहाल उस अगली रात मेरी फ़्लाइट थी, रात 10 बजे फ़्लाइट थी। तो एयरपोर्ट पहुंच रहा था तो मैसेज आ गया कि जनाब आपकी फ़्लाइट 10:40 पर है। और लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने की वजह से, क्योंकि लाहौर में भी ये धरने और सब कुछ ना स्टार्ट होने की वजह से पुलिस शील्ड्स और डंडे लेके आ गई थी। हम ट्रैवल भी कर रहे थे तो पूछते थे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन हो। सही है, सोने पे सुहागा। मैं NC भी लेके नहीं गया था, पकड़ लिया था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस से देख लिया। बहरहाल एयरपोर्ट पहुँचे, 10:40 पर फ़्लाइट, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ करा दी, जहाज़ में भी बैठ गया। बोर्डिंग वाले को बोला विंडो सीट देना, दे दी। मैं विंडो सीट पर बैठ गया बच्चों में ज़रा खुश हो गए। अब 3 लोगों के यहाँ जो है वो फुल हुए। 11:15 बजे जहाज़ उड़ना था, 10:40 यानी कि 11, सवा 11, 11:30 जहाज़ नहीं उड़ा। और तूफ़ान आ चुका था, बारिश हो रही थी। और बारिश भी ऐसी कि तेज़ तरार जो बारिश होती है ना वो बारिश। मैं भी इंजॉय कर रहा बारिश, बैठा हुआ, हाँ सही है बारिश हो रही है, ठीक है। अब ताख़ीर हुई, 11:15 तक बजने लगा। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो उठो, मैं पीछे जा रहा हूँ टहलने के लिए। अब जहाज़ में क्या ही टहलूँगा, तो मैं पीछे टहलने लगा। तो पीछे एक तबलीगी साथी बैठे हुए थे, जावेद भाई। उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। यूनिलेवर सऊदीया में होते हैं और यहाँ तबलीग के लिए आए हुए थे। वहाँ एक सीट लकीली खाली थी, मेरे बराबर में एक कपल बैठा हुआ था, उनकी छोटी बच्ची थी। मैंने कहा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कहते हैं बैठ। मैं बैठ गया। अब मेरे आगे जावेद भाई, मैं यूँ चेयर निकाल के बैठा हूँ ऐसे, बोला जावेद भाई कैसे हैं, खैरियत से। बातचीत स्टार्ट हुई, बात चली रही थी कि इतने में टेक ऑफ हुआ। और इस बार मैंने सोचा कि मैं इस टेक ऑफ को एंजॉय करूँगा। वैसे तो हम लोग यूँ होकर बैठते ना कि अभी जहाज़ उड़ रहा है पता नहीं क्या होगा। मैं बिल्कुल ना ऐसे चल बैठा था, सीट बेल्ट भी नहीं बांध दी ना मैंने बोला आज मैं एंजॉय करूँगा टेक ऑफ को, ऐसे उड़ता है। टेक ऑफ हुआ और नॉर्मल
अचानक से आई फील लाइक कि जहाज़ ना इस तरह से हो रहा है। मैंने कहा जावेद भाई जहाज़ टेढ़ा हो रहा है। कहते हैं हदीद भाई ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं ले। मतलब ठीक है। थोड़ी देर बाद ना जहाज़ ऐसे हो गया। जब ऐसे हुआ ना मैं जावेद भाई तो उन्होंने कहा कि हाँ हदीद भाई जहाज़ टेढ़ा हो रहा था। वो तबलीगी था तो बड़ा सब्र वाला था। इत्तेफाकन हुआ भी ये कि मैंने ना सरप्राइज़ देना था घर पे। मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया मैं आ रहा हूँ, ना मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने जो है सिर्फ बताया तो छोटी बहन को और भाभी को कि मैं आ जाऊँगा। और बैक ऑफ माई माइंड ये चल रहा था कि अल्लाह ना करे कि रास्ते में कोई हादसा हो तो घर वाले समझेंगे लाहौर में ज़िंदा है, जबकि ये बढ़ गया होगा। तो अब मैंने जो है वो जहाज़ में बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद जब जहाज़ इस तरह हुआ ना, अब मेरे बराबर जो न्यूली मैरिड कपल था, वो भी छोटी बेटी थी उसकी, तो वो शी वॉज स्क्रीमिंग। मैंने ऐसे ही चौड़े में कहा आपका पहला सफ़र है? कहती है नहीं नहीं ऐसा सफ़र पहला है। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं इससे पहले जा चुका हूँ फ्लाई जना में, तो हवा के दबाव की वजह से ना थोड़ा जहाज़ नीचे होता है, इट्स नॉर्मल, टेंशन नहीं लें आप। मैं फुल चौड़े मुँह में तसल्ली दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हुआ ये कि जैसे ही जहाज़ यूँ गया ना आसमान पे, तो तूफ़ान ने उसको छौक नीचे भेजा, हालत जाम। दैट वाज द मोमेंट। मैंने कहा उस्ताद अब वापसी नहीं बचते। तो मैंने कहा जावेद भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे बातें करो। तो वो तबलीगी बंदा था अल्लाह वाला, उसने मुझे कहा कि हदीद भाई आप ये तस्वीर लें, या मोहम्मद की तस्वीर पढ़ें या तो कलमा पढ़ें, अल्लाह के ज़िक्र से बेहतर कोई ज़िक्र नहीं। नहीं ठीक है। मैंने ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ना कलमे पढ़ना शुरू कर दिया। तो लोग हंस रहे हो। उस वक्त कैफियत ऐसी थी कि मैं नहीं बता सकता कि मेरी शादी हुई है 25 दिन पहले। मैं सोच रहा हूँ कि अम्मी को सही से नहीं देखा था, आखिरी बार अम्मी ने मुझे प्यार किया था, उसके बाद बस बेगम से मिला के मैं निकल आया था। मैंने कोई प्लानिंग भी नहीं की पीछे की, अमाल भी इतने अच्छे नहीं, मर के जन्नत में ही जाना है, ठीक है, कोई तैयारी भी नहीं है ऐसी। अभी क्या करूँ भाई, कोई लास्ट चांस दे दे यार। तो मैं आधी तस्वीर मेरी ख़त्म हुई। तो अब मैं वैसे नहीं रोता, इमोशनल हूँ लेकिन इतना रोता नहीं हूँ बच्चों की तरह। मेरी आंखों से ज़ाहरों को तारासू आए जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि थोड़ा सा ना जब मेरी आधी तस्वीर हुई, अब मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह एक चांस दे दे, सारी नमाज़ें बाजमात पढ़ूंगा, तकबीर उला के साथ पढ़ूंगा, ठीक है। इस बार छोड़ दे, बस कराची एयरपोर्ट लैंड कर जाऊँ, फिर बाद में मर जाऊँ, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं मरना। अच्छा बैच का तो ख्याल है ही ना, क्या पढ़ाना क्या नहीं, अभी घर वालों का ख्याल था भाई अम्मी को देखना है यार जाके। तो फिर पीछे क्या होगा, मेरे एक ही बेटा हूँ जो घर में रहता हूँ, और सारी चीज़ें ना जहन में आ गई। तो बहरहाल उसके बाद जाके अल्लाह का शुक्र है लाहौर जैसे ही क्रॉस हुआ तो जहाज़ थोड़ा स्टेबल हुआ। फिर मैं आगे जाके किसी पर बैठा, एयर होस्टेस आई खाने के लिए, मतलब भाई जहाँ खाना वाला नहीं, भूख नहीं है कोई। मैंने तकिया लिया ऐसे लगाया, यूँ सो गया। सवा घंटे बाद आँख खुली तो उसने बोला हम कराची एयरपोर्ट लैंड करने वाले हैं। और डर इसलिए भी लग रहा था कि सुबह वो जहाज़ एक दफ़ा कोयटा से आया था कहीं, उसके बाद वो दुबई उड़ गया, दुबई से छोड़ा, फिर दुबई से वापसी आ रहा था कराची ओ लाहौर, और फिर लाहौर से कराची ना था। वैसे ही डर, एक तो पीआई है बदनाम ज़माना, हाँ पीआई में गया था, ठीक है। दूसरा उस जहाज़ की तीसरी ट्रिप थी दिन की, और तीसरा वो मौसम ऐसा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं ना पायलट के साथ जाके तस्वीर लूँगा, मैं बोलूँगा यार शाबाश। मैं निकला, एयर होस्टेस को बोला आई वांट टू मीट द पायलट, कहती ये रहे। अब वो पायलट की जगह भी ऐसी बहुत तंग जगह थी, एक पायलट की सीट इधर थी, एक इधर थी, 2 पायलट की सीट होती, मुझे पता नहीं था पहले। तो मैंने बोला आप पायलट हैं? कहते हैं जी। मतलब आपका नाम कहता है अदील, कहते हैं ये भी है। बोला ये हैं आप हैं? कहते हैं हम दोनों हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि 2 लोग जहाज़ उड़ाते हैं। तो कहते हैं हम दोनों पायलट हैं। मैंने गले मिला, मैंने बोला यार यकीन मानो उस्ताद 25 दिन पहले शादी हुई है, जान हलक में आ गई थी, ठीक है, थैंक यू यार। कहते हैं फिर कहते हैं ये वाला भी, फिर मैंने उससे भी गले मिला, मैंने बोला यार आप लोग की तस्वीर लेके डालूंगा। कहते हैं नहीं यार तस्वीर लेना ना एज़ पर पॉलिसी अलाउ नहीं है। मैं दोनों से गले मिला, मिला यार काम कर दिया भाई आपने। कहते हैं यार अल्लाह कराता है। तो खैर बहरहाल तूफ़ान से लड़ते लड़ाते जो है ना स्टेबल हो गया, और बैक टू द ट्रैक अभी। हाँ हाँ। और क्या यार बस 18 घंटे का सफ़र है, और कल रात को जना इंटरनेशनल पे धमाका। अल्लाह खैर करे, वो बता तो रहे हैं कि ऑयल टैंकर था, लेकिन कुछ लोग न्यूज़ में नीचे फेसबुक वगैरह पे देख रहा था कि चाइनीज़ डेलीगेट्स पे हमला हुआ। हाँ दोनों चल रहे हैं, ऑयल टैंकर का काम नहीं हो उस रोड पे, मलिर मेरा आना जाना है काफ़ी। तो उस एयरपोर्ट रोड पे जो मॉडल कॉलोनी जा रहा है रोड, उधर ऑयल टैंकर का कोई काम ही नहीं है, ना कोई इंडस्ट्रीज है उधर इस तरह की। तो कल जना इंटरनेशनल पे धमाका हुआ, तो शायद भाई बता रहे हैं कि ऊपर तक आवाज़ है इस रूम में, इवन गुलशन इकबाल, हदीद, नाज़िमाबाद, हर जगह आवाज़ गई है। अल्लाह ही रहम करे भाई।
वो धमाका सिर्फ इस्लामाबाद की न्यूज़ से ध्यान हटाना था। वाह, ये इतना नहीं सोचते। ये डीप सोचा है बहुत। खैर बहरहाल उसके बाद से मेरा सॉफ्टवेयर ना अपडेट हो गया है। इसलिए टोपी है। नहीं, टोपी तो मैं पहनता रहता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि टोपी की ना एक अलग बरकत है, यकीन मान, बहुत बरकत है। इससे आपके मिजाज में थोड़ी सी ना नरमी आ जाती है और तबीयत ना बहुत बहुत सुकून वाली रहती है, तेज़ी नहीं, गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं होता, तो सुकून रहता है। तो अभी लेनी है मैंने 6-7 ना, होल सेल में जाके लूँगा अच्छी वाली। मैं टोपी भी हल्की फुल्की नहीं पहनता, तो वो अच्छी टोपी चाहिए होती है, तो होल सेल में अच्छी लूँगा, फिर हर दिन एक नई टोपी इंशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। ठीक है, बिज़नेस लॉ चैप्टर नंबर 3, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने बात की थी चैप्टर नंबर 2 ऑफ़र एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन की। ऑफ़र क्या होती है? जब एक बंदा दूसरे को ऑफ़र करे, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक ऑफर। और प्रपोजल भी इसको कहा जाता है। एक्सेप्टेंस क्या है? जब सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करे तो वो एक्सेप्टेंस कर जाती है। एक्सेप्ट होने के बाद जो ऑफरर है उसको प्रोमिसर कहा जाता है, और जो ऑफरी है उसको प्रोमिजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला फिर क्या था? रिवोकेशन तो बाद में आती है। उसके बाद हमने एग्रीमेंट पढ़ा था। एग्रीमेंट क्या होता है? हाँ, जब कंसिडरेशन आ जाए, और अपना प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, शाबाश, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ मैं बात रोक रहा हूँ, अब फिर वो बाकी एसेंशियल्स वगैरह हमसे पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की फर्दर कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट हम कहाँ तक चले गए थे? एग्रीमेंट तक। ठीक है, एग्रीमेंट में फिर इन्फोर्सिबिलिटी डालेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो एग्रीमेंट से लेकर या प्रॉमिस से लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनने तक का सफ़र है, इसमें कुछ एसेंशियल शामिल होते हैं, जिसके एसेंशियल के ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह बात करेंगे। हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो मैं बात करना चाहता हूँ इस पर, जो मैंने अपने लेक्चर में नहीं डाली और आज किताब से उठा के डाल दी है, तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, उसके बाद इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ऐसे इसको हम थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं और ऐसे बड़ा कर लेते हैं। देखो ये क्या है? वाइड एग्रीमेंट। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, बल्कि ये बेहतर है। वाइड एग्रीमेंट क्या है? सबसे पहले एग्रीमेंट क्या है? हाँ, प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन आ जाए वो एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर एक एग्रीमेंट वॉइड हो जाए, यानी कि फारग हो जाए, तो क्या वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाए तो क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। तो बस इतनी छोटी सी डिस्कशन यहाँ देख लो कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो क्या होगा? वाइड। नोटिस दैट अ वाइड एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो, यानी कि वाइड फ्रॉम बिगिनिंग। वाइड एब इनिशियो क्या है? ये एब इनिशियो जो है ना, वो कोई फ़ारसी ज़बान का अल्फाज है शायद, अब फ़ारसी या नहीं है मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन है किसी ज़बान का अल्फाज। ठीक है, वाइड एब इनिशियो। वाइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि ये जब हुआ जब से ही वाइड था। जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल हम आगे पढ़ेंगे, उसी को बात में रखता हूँ कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप पर्सन कैन नॉट एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, जैसे कि जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। तो अगर मैंने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि आओ, क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि तुम मुझे अपना iPhone 14 बेचोगे जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें गिफ्ट किया है, मैं तुम्हें ना 5,000 रुपये का नोट दूंगा। कंसिडरेशन भी है, लीगल भी है। तो मैंने बच्चे को जो है क्या कर दिया? फंसा दिया, ट्रैप कर दिया, और बच्चे को ट्रैप करके उसका iPhone 14 लेके 5,000 रुपये दे दिए। तो ये क्या है? वाइड एब इनिशियो, यानी कि क्योंकि एग्रीमेंट विद माइनर तो है ही नहीं, जायज़ ही नहीं है, क्योंकि माइनर तो अपने फैसले खुद लेने के काबिल ही नहीं है अभी, वो तो अपने माँ बाप के सुपरविजन के अंडर है। तो ये क्या है? वाइड एब इनिशियो कहलाया जाता है। बात समझ आ रही है? चलो जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे डर लग रहा है, बैटरी देख के 39 हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह हम चलाएंगे इसको। जब 20 से नीचे जाएगी फिर मैं चार्जर लेकर आऊँगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मजीद बात आगे बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को बताएगा क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए। शाबाश। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यानी कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, ओके की रिपोर्ट है, जिसमें वैलिडिटी भी हो, मतलब वैलिड हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, सब चीज़ें लीगल हो, सब चीज़ें अच्छी हों, कोई मसले वाली बात ना हो। अमजद अग्रीज विद हबीब टू सेल इज सुजुकी मेमरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर रुपीज़ 4,50,000। अगर अमजद रिफ्यूज़ कर देता है कार डिलीवर करने से, तो हबीब क्या कर सकता है? सू कर सकता है अमजद को
अगर हबीब रिफ्यूज़ कर दे कि मैं गाड़ी के लिए पे ही नहीं कर रहा, तो अमजद हबीब को सू कर सकता है। यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये होता है कि अगर आइदर पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया, आइदर पार्टी ने बैक ऑफ किया, तो कोई भी जाके एक दूसरे पे केस कर सकता है, कानून में उसको कोर्ट में ले जाके खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। मैंने पहली क्लास में बताया था ना कि एक बंदा जाके दूसरे कोर्ट को कहेगा कि इसने मेरा धोखा किया है, तो बोलेगा प्रूफ करो, बोलूँगा देखो एग्रीमेंट, बोलेगा नहीं मैं एग्रीमेंट को नहीं मानता, तो मेरे पास क्या लाओ, कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब आ जाओ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल का मतलब कि कभी वो इन्फोर्सेबल हुआ करता था, कभी सास भी बहू हुआ करती थी, वो थी, अब नहीं है। शी सीजेस टू बी बहू एनी मोर, नहीं शी इज़ नॉट द बहू एनी मोर, शी इज़ न सास, ठीक है। तो ये वही कॉन्ट्रैक्ट है विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जैसा कि क्या पहले इन्फोर्सेबल हुआ करता था, हाँ, लेकिन अगर वो अग्रीमेंट ही वाइड हो तो फिर क्या वो इन्फोर्सेबल होगा कभी आगे जाके? क्या ये वाला वाइड एग्रीमेंट कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन सकता है? नहीं बन सकता ना, वो एग्रीमेंट ही वाइड है, वो ज़ीरो ही है। यानी कि इसकी कहानी शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर वैलिड एग्रीमेंट होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर वैलिड एग्रीमेंट हुआ था, इन्फोर्सिबिलिटी डाल दी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर वो वाइड बन सकता है। कब? इफ़ सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सब्सिक्वेंटली कैंसिल हो गया, मूसा भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है। अ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड टू अनदर कंट्री बिफोर डिलीवरी द गवर्नमेंट बैन द एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से वादा किया कि ठीक है मैं तुम्हें चावल एक्सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें आटा एक्सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें चीनी एक्सपोर्ट करूंगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली हुकूमत ने बैन लगा दिया। क्या करा? बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट पे बैन लगने की वजह से क्या हुआ, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल हो गया, जो हम कहेंगे क्या हो गया, वाइड हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट था, इन्फोर्सेबल भी था, लेकिन क्या हो गया, वाइड हो गया। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विद सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ आती है? अब तक हमने दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट क्या है, जो स्टार्ट से ही वाइड था, जैसे अग्रीमेंट विद माइनर। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वाइड हो सकता है, मतलब वाइडेबल, अफोर्डेबल, अफोर्ड किया जा सकता है, डूएबल, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। मुझे जो है ना वो एक रिक्वेस्ट आई थी लास्ट क्लास में किसी की, कि आप जो है ना वो कई चीज़ों की एक्सप्लेनेशन सही नहीं देते, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक वर्ड पर थोड़ा सा जोर दूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो होगा वो शू होगा, खैर बहरहाल। तो वाइडेबल जो वाइड हो सकता हो, ठीक है। अफोर्डेबल जो अफोर्ड किया जा सकता हो, डूएबल जो किया जा सकता हो आसानी से। इसी तरह से वाइडेबल भी निकला है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड हो सकता है। कैसे? मजलूम को ऑप्शन मिलेगा, मजलूम को ऑप्शन मिलेगा कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, अपेरेंटली लग रहा है या हो गया है, अब तुम बताओ कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होगा टू वाइड द कॉन्ट्रैक्ट, जालिम के ऊपर नहीं होगा, मजलूम के ऊपर होगा। इसे हम कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी। कैसे? कहता है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। इन्फोर्सेबल मतलब वो चाहे तो उसको इन्फोर्स करवा सकता है लॉ की नज़र में, ठीक है। कैसे? आजम थ्रेटन टू किल बाबर इफ़ ही डज नॉट सेल हिज BMW फॉर ₹1 मिलियन टू आजम। आजम ने बाबर को कहा तुम्हारी BMW खड़ी हुई है, मुझे बड़ी पसंद है, 1 मिलियन देता हूँ, लाओ 10 लाख रुपए में दे दो। उसने बोला 10 लाख रुपए में ऑल्टो अच्छी नहीं मिलेगी, भंगी तुम मेरी BMW मांग रहा है। उसने बोला देता या लोड करूँ? हाँ देता नहीं लोड करूँ, बता, ठोक दूंगा इधर, एग्रीमेंट का जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जरा जरा जरा। तो आजम को बिठाया उसने, साइन वन कर लिया। अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कंसिडरेशन भी लॉफुल है, कैश दे रहा है, कुछ और शराब बराब चर्च वर्स नहीं दे रहा, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। गाड़ी निकाल, हाँ ये कराची का लग रहा है मुझे मूसा, ठीक है, जिस तरह से लिखे ना गाड़ी निकाल डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये कराची का लग रहा है मुझे, ठीक है। लाहौर में ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, देख के आया हूँ, फील करके आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ग्रेट सीन्स है। क्या चीज़? लोग अच्छे इन सेंस ये लगे कि जिधर मैं गया हूँ ना उधर मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली है, बहुत इज़्ज़त मिली है। और कोई कन्वर्सेशन है तो वो भी कर लें, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लें, बोलो ये मेरा सैमसंग का नंबर है। क्या? कौन से इलाके में गया था? यार मैं रिहाइश थी अपना गुलबर्ग में, और लाहौर के लोग अच्छे यूँ लगे कि मैं जिधर जाता हूँ ना मुझे ओपन हार्ट से वेलकम करता है। एक कॉलेज CFE कॉलेज राना साहब का, उधर मैं 3 दिन लगातार गया हूँ, 3 दिन बिला नागा। पहले दिन गया, बैठा आराम से टाइम स्पेंड किया, खाना वाना खाया,
दूसरे दिन फिर गया चाय वाय पे चला गया, तीसरे दिन मिलते हुए फिर मैं गया, फिर दाऊद शाह साहब हैं, तुम शायद नाम सुनाओ, लास्ट असाइनमेंट के लिए मशहूर है अपने। हाँ, आइए वो बनाते हैं वो क्यू एम। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बनाते होंगे, मेरे ज़माने में क्यू एम के लिए मशहूर थे, लास्ट असाइनमेंट आता है उनका। तो दाऊद शाह साहब जो है वो कल ले गए चीज़ियस, परसों चीज़ियस पिज़्ज़ा एक बड़ा टाइट ना, बहुत ज़बरदस्त, उधर ले गए। तो CFE कॉलेज एक ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो ना अपने लोग हैं सारे, ऐसा लगता है हमारे ही अपने लोग हैं, हमारा अपना एडमिन है, जाके उधर बैठो खाओ पियो बैठो आराम से टाइम स्पेंड करो, तो बड़ी बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ हाँ, महंगे इलाके भी हैं। लाहौर अच्छा नहीं है, देखो अब शवरमा नहीं खाया यार, मैं कराची में भी नहीं खाता। तो देखो अब डिपेंड करता है ना कि लोगों पे, कि हाउ पीपल ट्रीट यू। मैं यकीन मानो कि जब उनको पता था कि मैं आ रहा हूँ, कॉल्स पे कॉल, भाई किधर हो किधर हो किधर हो, उनको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ, वो सारे भाई टीचर्स नीचे खड़े होते हैं, दाऊद शाह साहब, रान साहब, काशिफ रान साहब और उनकी टीम वगैरह, भाई सब गेट पे। मैं बोलता हूँ यार मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, तो उनका चलो स्टूडेंट टाइप बंदा हूँ, ठीक है, लेकिन दे वेलकम यू लाइक योर ओन, ठीक है, वो ऐसे वेलकम करते हैं। फिर अगले दिन आतिफ हाफिज़ साहब की तरफ गया हूँ, ठीक है, उनसे ही बड़ी अच्छी मेरी सलाम दो अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद सर आसिफ से मुलाकात हुई, सर आसिफ से होती रहती है। सर अदनान रऊफ़ के फिर मैं उधर घर गया, तो उधर जो है क्या कहते हैं, सर अदनान की तरफ बैठा रात को। फिर मेरे कॉर्पोरेट लॉ के टीचर्स होते हैं फाइनल के, फाद नईम साहब, वो आगे गाड़ी में लेने के लिए, वो फिर HN फूड्स लेके उधर उन्होंने खाना वाना खिलाया, फिर मुझे ड्राइवर साहब भेजा, जहाँ तुमने जाना है वहाँ जाओ, फिर वहाँ से तुम्हें होटल छोड़ेगा। तो इतने मोहब्बती लोग हैं तो लाहौर क्यों बुरा लगेगा। फिर हमारा एक सेशन होता है साथ में कुलीग है मिर्ज़ा हारिस, वो आप लोगों का वास्ता पड़ेगा उससे, MFA और R2 में और FFR BFD में TA सर का, तो वो पूरे दिन मेरे साथ होता था। तो इतने अच्छे लोग, इतने प्यार मोहब्बत करने वाले लोग, फिर मतलब क्या क्या कैसे बोल सकता है बुरा लाहौर को, कि ऑल दो जनरल बिहेवियर शायद लोगों का अच्छा ना हो, लेकिन जिन रेफरेंसेस से मेरे कनेक्शन है दे आर अमेजिंग। हाँ, दे आर अमेजिंग। और इवन ऐसा होता था कभी कभार, तो मैं मस्जिद एक दफ़ा गया सर आसफ के साथ नमाज़ पढ़ने, तो उधर मुझे बच्चा मिल गया, अस्सलाम वालेकुम उदैद भाई, ला वालेकुम अस्सलाम, मुझे नहीं पता वो कौन। इस तरह से 2-3 जगह मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए कि लोगों ने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं नहीं पहचान सकता डेफिनेटली। तो ये बड़ी इज़्ज़त मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। तो चिल सीन्स है। अनारकली का फालूदा कुल्फ़ी ज़रूर खाना चाहिए था। अनारकली बाज़ार में गया था, अनारकली बाज़ार में मैंने बाबर बॉन्ग पाए खाया था, बहुत ज़बरदस्त है। जब भी मैं लाहौर जाता हूँ मैं कहता हूँ दोस्तों से यार पाए खिलाओ, तो पाए खिलाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। खैर बहरहाल बैक टू द टॉपिक, डिस्ट्रक्शन हमारी बढ़ती जा रही है। किसने याद दिलाया था मुझे लाहौर का? हाँ, किसने? कौन सा इलाका है? सत्तू किला तो नहीं है? नहीं, चलो। कौन सा गार्डन? रहमान गार्डन, आई डोंट नो। खैर बहरहाल मैं गुलबर्ग में था, और बाकी जो अच्छे अच्छे इलाके ना उधर गया था। हाँ ये भी है। खैर बहरहाल बैक टू द टॉपिक, तो हम क्या कह रहे थे, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात चलती। और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वर्ड हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है, यानी कि जिसके साथ जुल्म हुआ है वो कहेगा कि हाँ मेरे साथ जुल्म हुआ है और मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ना हो, तो ये वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी कि उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ओके, बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज BMW टू आजम एंड रिसीव द पेमेंट्स। हियर बाबर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय कोअर्जन। ये कोअर्जन क्या है, ये तो मुझे चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा फ्री कंसेंट के अंदर, कि कोअर्जन क्या होता है, बाय फोर्स, ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती से। Hence, this contract is voidable at the option of Babar, but Azam has no right to insist that the contract shall be performed. आजम के पास कोई हक नहीं है। चलो जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो। वाइड एग्रीमेंट क्या, जो कि वाइड एविनिशियो स्टार्ट से ही जाली हो, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट सीरियस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हुकूमत ने बैन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, और वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विच इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। जिसका जुल्म हुआ है वो कहेगा कि नहीं मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो। हाँ, क्राइटेरिया जुल्म का यार वो तो पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा कंसेंट फ्री था या नहीं था। इसमें फ्री कंसेंट था, हाँ कंसेंट की बात है और ज़्यादती की बात है। बच्चे ज़्यादती हुई है ना, 5,000 रुपये देगा iPhone 14 ले लिया, ठीक है। तो अब किसी भी बाशऊर बंदे से पूछोगे तो क्या बाशऊर बंदा ये कहेगा बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से बेचा है। बच्चे बोला बेटा जराओ तुमने अपनी मर्ज़ी से दिया है अंकल को, हाँ हाँ मुझे 5,000 रुपये मिले, मैंने iPhone 14 दे दिया। तो बच्चे तो मासूम है ना, तो ये देखा जाएगा। जब हमारी घड़ी में बचते हैं 2 तो सवाल का टाइम होता है। अभी बोलोगे अभी तो एक चीज़ पढ़ाई है, फ़ौरन सवाल, हाँ फ़ौरन सवाल, चलो शाबाश। कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टाइप। जल्दी जल्दी बताओ ऊपर जो हमने पढ़ा है उसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ये है, ठीक है। ABCDEF,
ठीक है चलो, छेती थी लिखना है रजिस्टर पे, ज़बानी कलामी कोई नहीं। आज ऑडियंस अच्छी है माशाल्लाह, एक एक करे सबसे पूछूंगा। रजिस्टर का है नहीं आपका? वो मोरपंख रखे होगी, दो हो जाएंगे उसके अंदर फिर, तो अभी सिर्फ इंजॉय करना है। अच्छा लेक्चर सुनोगी, फिर दोबारा सुनोगी, फिर लिखोगी, मेरिट ला रही हो? अल्लाह का इंशाल्लाह। हाँ जी हो गया। मुझे कुछ नया चेहरे भी नज़र आ रहा है ना आज, एक तो ये नया चेहरा है। नाम? हाँ विवेक उब्रोय, विवेक आनंद, ठीक है। आनंद अंबानी वाला आनंद, ठीक है। वो आनंद अंबानी है, तुम विवेक आनंद हो, ठीक है। और कौन नया है? ये बीच वाली, हाँ अलिशबा खालिद, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट है ये। चैप्टर 1 के लेक्चर्स ले लिए, चैप्टर 2 के लेक्चर ले लिए, एक भी नहीं लिया। समझ क्या आएगा आज? थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पहले कहाँ से पढ़ा हुआ है? अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तुम बताओ समझ आ रहा है? चैप्टर 2 के लेक्चर्स लिए हैं? कुछ भी नहीं लिया? ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो कुछ भी नहीं लिया? सब समझ आ रहा है। तो 2 कौन पढ़ेगा? ऑफर एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर कौन पढ़ेगा? थोड़ी देर बाद, तो घर जाके स्टार्ट कर दो। हाँ घर जाके स्टार्ट करो। आज लेक्चर नंबर 1 और 2 ले लेना, क्योंकि 1 30-36 मिनट का और 2 अच्छा है, तो एक अच्छे चैप्टर है, ठीक है। आप बताएं अपना। परीक्षा, ठीक है। चैप्टर 2 ले लिया, क्या समझ आ रहा है? आ रहा है? हाँ अच्छा पढ़ाता हूँ, बगैर पहला पढ़े हुए अच्छा समझ आता है। ऐसा नहीं करो, जुल्म नहीं करो। अच्छा पढ़ाया, अच्छा तो छोड़ के क्यों आगे बेचारे को यार? अच्छा डेमो लेने आए हो? ना माफ़ करे यार, अल्लाह आसानी। चलो सही है, ठीक, कोई मसला नहीं है, अल्लाह आसानी करे, ठीक है। चलो डेमो देखने के बाद मुझे फीडबैक देना। हाँ अच्छी बात है ना, मैं आई ऑलवेज वेलकम। स्लो बोला करूँ, ज़ोर से बोला करूँ, ठीक है। असल में क्लास का माइक यूज़ नहीं करता, तो इसलिए ज़ोर से नहीं बोला, मतलब वरना वो आवाज़ आती। तो मैं रिक्वेस्ट, क्या चीज़? फ़्लाइट वाला डर बैठा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं स्लो बोल लूँ। वो मैं बिल्ट इन थोड़ा सा 1.25 हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वाले हज़रात को कहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर ना 1.25 या 1.5 पे नहीं सुना करें, आप 1 पे सुना करें, ठीक है। लेकिन बाकियों को सही है। ये फीडबैक किसी और का तो नहीं कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ? अच्छा तीनों की फीडबैक है, आपका भी है, आपका भी है। अच्छा ज़ोर से भी बोलूँ, ठीक हो गया इंशाल्लाह। चलो जी बताओ भाई, सवाल नंबर 1। अच्छा बाकी वैसे कॉन्सेप्चुअली समझ आ रहा है, ठीक है, पक्की बात है ना? चलो इंशाल्लाह। तेज़ बोलने का मसला तो तेज़ बोलने की टेंशन नहीं है। अभी क्लास में ऑडियंस लिमिटेड है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा जान नहीं लगा रहा, वरना जान लगाने का मसला नहीं है। आ जाओ। कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टाइप। नंबर 1, अहमद अग्रीज टू सेल हिज विंटेज गिटार टू अली फॉर 1 लाख रुपये, तो वैलिड लग रहा है, ठीक है, डन है। चलो सारा बोरोड ₹5 लाख फ्रॉम अ बैंक, शी वॉज डिक्लेयर बैंक करप्ट अ वीक लेटर एंड इज अनेबल टू पे द लोन। वाइड क्यों? सीरियस टू बी इन्फोर्सेबल हो गया, अब तो इससे पैसे निकलवाए ही नहीं जा सकते। A famous football stadium was booked for a championship game. A flood destroyed the stadium the day before the event. वाइड क्यों? वाइडेबल क्यों नहीं? वाइडेबल नहीं होगा, वो आवाम के साथ तो जाती हुई है, टिकट के पैसे ज़ाया हो गए। नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, ग्रेट। अहमद थ्रेटन टू एक्सपोज पर्सनल सीक्रेट्स अबाउट ज़ारा, ओ माय गॉड, अनलेस शी सेल्स हर लैपटॉप टू हिम फॉर ₹5,000। ज़ारा ने प्रेशर में आके ₹5,000 का लैपटॉप बेच दिया, वाइडेबल है। रीमा हु नोज दैट बिलाल हैज़ एवेडेड टैक्सेस वर्थ ₹1 मिलियन, एक्सेप्ट करता है 50,000। चुप रहना, किसको बताना नहीं। क्या है? हाँ वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तुम लोग क्या कहते हो? वाइडेबल। अच्छा कितने लोग कहते हो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ ठीक है, फिर
अच्छा, हाँ सही बोला, सही बोला, सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा, मेरी किताब का सोल्यूशन मैं इसका अपडेट कर दूंगा। वो वाइट एग्रीमेंट लिखना था मुझे, मैंने उधर वाइट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये तो बाय बर्थ ही गलत था। क्यों? चोरी करना, रिश्वत देना, चुप रहना, मतलब हक के लिए ना बोलना, ये क्या है? ये क्या है? शुरू से ही वाइड है, वाइड एब इनिशियो है, इसलिए वाइड एग्रीमेंट है। ठीक है, चलो। Umar and Yasmin verbally agreed that Yasmin will sell her smartphone to Umar for rupees 20,000, but the deal was never written or finalized. वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने क्या कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखत पढ़त लाजमी होती है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, और भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। ज़बानी कलामी बात हुई, अग्री कर लिया, वेल कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई। कॉन्ट्रैक्ट के लिए राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रिकमेंडेड होती है। अगर मैंने और तुमने ज़बानी कलामी की बात की, मैंने कहा ठीक है कल माल आ जाएगा पैसे दे देना, ये भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ आती है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ना। अब ये है कि इसमें कोई गवाह होगा, अब फिर अल्लाह गवाह है भाई। ठीक है, तो फिर वो कोर्ट में क्यों कहते हैं जी? सेकंड वाला, साथ सेकंड वाला है, लास्ट वाला? लास्ट वाला है क्या? आप बताओ क्या क्या होना चाहिए? समझ नहीं आ रहा। चलो पहले सेकंड वाला, सारा बोरोड। अगर आप लोग थोड़ी सी आपस में मशवरे कर, थोड़ी सी कम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह बात सुनने में और कहने में आसानी होगी। मुझे लगता है ये लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे वही सही है, वो डांटता बहुत है ये। ठीक है, ये मुझे लगता है आज की क्लास के बाद भाग लेंगे, बोलेंगे डांट बहुत पड़ रही है यहाँ से बातें करने पे। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। सारा बोरोड रुपीज़ 5 लाख रुपये फ्रॉम अ बैंक, शी वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट अ वीक लेटर। ये किसको समझ नहीं आया? आपको समझ नहीं आया? देखो, मैंने उनको उधार लिया, छोड़ो सारा वाला, मैंने तुमसे उधार लिया, तुमने बोला उदैद भाई पैसे, मैंने बोला ये देखो कोर्ट का लेटर, तुमने बोला ये क्या है, मतलब कोर्ट ने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि उदैद भाई हो गए इंसॉल्वेंट, अब इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इनके कपड़ों में। ठीक है, तो ये क्या है? आप क्या इन्फोर्स करवा सकती हो कोर्ट में जाके कि उदैद भाई से पैसे निकलवाओ? नहीं। हाँ हाँ, बैंकक्रप्सी डिक्लेयर होती है, कोर्ट की तरफ, कोर्ट में जाना पड़ता है आपको, कोर्ट डिक्लेयर करेगा ये बैंकक्रप्ट है। ठीक है, बात समझ आती है? चलो, नहीं 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 नहीं, देखो वो कह रहा है रिटर्न डाउन नहीं की थी, वाइडेबल क्यों होगा? अग्रीव्ड पार्टी। देखो वाइडेबल में किसी अग्रीव्ड पार्टी का मौजूद होना ज़रूरी है, बात याद रखो, शॉर्टकट है। अब यहाँ किसी का जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, ज़्यादती हुई है, कोर्जन हुआ है, नहीं, वाइडेबल भी नहीं होगा फिर। क्या मेरी बात समझ आती है? स्मार्टफोन अगर डिफेक्टेड आया तो उसको फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब ये है कि अगर डिफेक्टिव गुड्स दिए तो फिर वो स्टिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड तो है ना, नहीं वाइडेबल क्यों? अगर जानबूझ के उसने दिए तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी होगा। एक लॉ में कॉन्सेप्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ का, जो मैं अभी बोलना नहीं चाहता लेकिन मुंह से निकल गया यहाँ पे तुम्हारे सवाल के जवाब में, कि बर्डन ऑफ प्रूफ वो होता है जो इल्ज़ाम लगाता है। अगर तुमने कहा कि उदैद भाई ने मुझे जाली फ़ोन चिपकाया, तो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट को। अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो कोर्ट बोलेगा हाँ ऐसा धोखा हुआ है, इसको बेटा पैसे वापस करो। बात समझ आती है? ये सीन है। क्या वैलिड है यार, अल्लाह की कसम वैलिड है। इसमें किसी को मसला, किसी पॉइंट में किसी को कोई मसला? अच्छा, मेरी अप्रोच मैं बता दूं, जो नए हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, ख़वातीन हज़रात, कि मेरी अप्रोच पढ़ाने की ये रहती है कि मैं क्लास में जो है आते ही पहले कॉन्सेप्ट देता हूँ, हंसी मजाक मस्ती चलती रहती है, वो तो पार्ट है हमारी रूटीन का, वरना हमसे लॉ नहीं पढ़ा जाता, या कोई भी सब्जेक्ट इवेंट हो तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद अगर उस कॉन्सेप्ट से, उस लर्निंग आउटकम से रिलेवेंट कोई सवाल आता है तो वो सवाल मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और हम आपस में क्लास में डिस्कस करके कोई ड्राफ्टिंग देखनी होती है तो ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। इसके साथ साथ हम क्लास में एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ते हैं, मार्किंग स्कीम भी देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर एग्जामिनर हमसे नाराज़ हो रहा है। और आई होप कि चैप्टर नंबर 1 के आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के इनफैक्ट पढ़े होंगे एग्जामिनर कमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिस पर हमें पता चलेगा कि एग्जामिनर किस बात पर नाराज़ हो रहा है, हमने कौन सी गलती नहीं करनी है, तो इंशाल्लाह हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। क्या मेरी बात समझ आती है? चलो जी, कॉन्सेप्ट्स पे हम वापस आ गए, और तरीक़ेकार मेरा इंशाल्लाह यही होगा कि जो स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं, इसके जो स्लाइड्स हैं आप लोगों को लेक्चर नोट्स वो मिल लेंगे, और चैप्टर नोट्स भी मिलेंगे जहाँ से आपने याद करना है। ठीक है, चैप्टर नोट्स में जहाँ जहाँ एग्जाम्पल आ रही है उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, एग्जाम्पल याद नहीं करनी, वो समझने के लिए। क्विज़ कब से हैं आप बताओ, कब देना है? देखो मसला ये है कि मूसा सुबह कैफ 7 वालों ने भी यही सवाल पूछा था, जिसका मैंने उनको जवाब ये दिया कि भाई साहब अभी बच्चे ना आ रहे हैं,
सो के आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं अभी पढ़ना कहाँ से। कल रिजल्ट है? अच्छा, पीआरसी का रिज़ल्ट है, तो कुछ पीआरसी के बच्चे भी हैं इधर, ठीक है, और कुछ ऐसे कैफ़ वाले भी हैं जिनका कैफ़ वालों को तो चलो पहले टाइम में बिजनेस लॉ दे रहे होंगे, कोई ऐसा होगा नहीं कि जो सो के उठा है दूसरी बार दे रहे हैं बिजनेस लॉ, हो भी सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे ना इस पॉइंट पे वो थोड़ा सीरियस होते नहीं हैं, कम सीरियस होते हैं, तो अगर मैं पहले क्विज़ लगाऊंगा ना, बच्चे भाग जाएंगे, नहीं देंगे, और फिर मेरी भी मोटिवेशन नीचे चले जाएगी कि तुम लोग क्विज़ नहीं दे रहे हो। तो मैंने ये सोचा कि कोर्स हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, 1 से 2 चैप्टर हो जाए, फिर मैं क्विज़ लगा दूंगा। कैफ 7 में तो रेडी पड़ा हुआ है, कैफ 4 को मुझे बनाना है तो मैं बना लूँगा, लेकिन हमारा कोर्स थोड़ा सा आगे चला जाए, नए बच्चे ज्वाइन हो जाएँ, या इवन रिजल्ट के करीब या रिजल्ट के फ़ौरन बाद मैं क्विज़ लगाना स्टार्ट कर दूँगा। बल्कि चाहो तो मैं अगले हफ्ते से इवेंट चैप्टर 3 ख़त्म करके ले लूँगा, 2 और 3 का कंबाइन ले लूँगा, ठीक है, फिर एक तो मज़ा नहीं आता ना, 2 और 3 का कंबाइन ले लूँगा इंशाल्लाह, ताकि तुम लोग फिर क्विज़ दो, जिसने देना है वो दे दे। चेकिंग फैसिलिटी फ्री हमारी, एक ईमेल प्रोवाइड करूँगा, उस पर आपने चेक करके पीडीएफ भेजनी है, वो आपको चेक होकर सोल्यूशन आपके स्पेसिफिक टेस्ट कमेंट के साथ मिल जाएगा। और बाकी कोई सवाल समझ नहीं है, पॉइंट समझ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं हूँ एक्टिव इंशाल्लाह, तो वहाँ आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। ओके, अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का सफ़र क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, इसके कुछ क्या है इसेंशियल एलिमेंट्स। बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि पिछले चैप्टर्स में, गुज़श्ता चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कि अब हम ही डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर वो तुमसे पूछे इसेंशियल्स क्या हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब कहलाएगा, तो उसके कुछ ही इसेंशियल हैं, जो गिनती में कितने गिने नहीं मैंने, 3, 6, 2, 8, ठीक है। एक एक करके एक के ऊपर बात करते हैं। ये तो पता है ना एसेंशियल्स क्या होते हैं, ठीक है। एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। इससे पहले कि मुझे नींद आए, हमारे शौकत भाई हर दिल अजीज़ चाय लेके आ गए, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। एक चीज़ मैंने और सीखी कि जैसे हम कहते हैं ना जज़ाकल्लाह, जाकिर नाइक साहब का बयान सुना था एक, तो वो कहते हैं कि जज़ाकल्लाह का मतलब होता है अल्लाह आपको जज़ा दे। अब मिसाल के तौर पे इसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया और इसने गुस्से में आके मेरा मोबाइल तोड़ दिया। अब मैं इसको कहूँगा जज़ाकल्लाह, तो शायद इसको अगर नहीं पता अरबी तो मुझे बोले यार वाह कितना नेक बंदा, दुआ दे रहा है मुझे। लेकिन जज़ाकल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह आपको जज़ा दे, जैसा आपने किया है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा हो, अगर आपने बुरा किया तो आपके साथ बुरा हो, यानी कि जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको जज़ा मिल जाए। जब हम कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर, इसका मतलब है कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ये बड़ी छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो कि मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ इस उम्र में, और अब मैं समझता हूँ कि मेरे से 1-2 साल में सीखना थोड़ा सा ज़्यादा की है। हालांकि हमें इस उम्र से सीख लेना चाहिए सारी चीज़ें, कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करती है, हमारी पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। पहले मैं सलाम ना पूरा नहीं करा करता था, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सालेकुम, इस तरह से चलता था। तो अब भी जब वॉइस आउट आता है ना तो मैं हमेशा सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने अपनी एक दोस्त का मैसेज है मेरे पास, मैंने वो है मेरी 2018 से एफसी बैचमेट है, तो मैं उसको रिप्लाई किया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है मैम ने आपका वॉइस सुन लिया, मैं आपका इंशाल्लाह काम कर दूँगा। वो सही आगे से कि इसको क्या हो गया अचानक से, ठीक है, मतलब मैंने जोक सुनाया है, कहती नहीं तुमने इतनी इज़्ज़त से सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो खैर चेंज इज़ बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखनी चाहिए, हमारी आदत में इंशाल्लाह जो है ना ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। चलो जी, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, हमारी पढ़ने का तरीका ये है कि हमारी हर चीज़ में ना स्लाइड होती है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट ना इंशाल्लाह ज़्यादा जल्दी समझ आता है। तो स्लाइड्स के अंदर जो पिक्चर्स हैं वो पिक्टोरियल इफेक्ट में ऐसे डालता हूँ, विवेक आनंद अलिफ मद्दवर आ, ठीक है, विवेक आनंद भाई, मैं जो है वो पिक्चर्स के अंदर स्लाइड्स के अंदर पिक्चर्स लिए डाल रहा होता हूँ ताकि हमारा सेशन इंटरेक्टिव रहे और पढ़ने में मज़ा आए। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और हर एक चीज़ के ऊपर हमारी इंशाल्लाह एक स्लाइड है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल ये है कि उसके अंदर ऑफ़र भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। 2 पार्टीज़ होंगी, एक ऑफ़र करेगा और दूसरा, चलो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कोई मुझे बता दे कि ये मैंने लफ्ज़ आखिरी बार कहाँ पढ़ा था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आखिरी के 2 के अलावा, शुरू के 2 के अलावा, हाँ शुरू के 2 के अलावा मुझे कोई बताए इस क्लास में से, आप बताओ, आप पीछे चुप के बैठती हो ना हमेशा अंडरग्राउंड, हाँ आप बताओ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हमने आखिरी बार कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में कहाँ पढ़ा था,
हाँ कॉन्ट्रैक्ट में उसमें क्या पढ़ा था? नहीं नहीं गलत सलत बताओ, लेकिन बताओ। अग्रीमेंट में, अच्छा एक एक करके वर्ड बताती हूँ, कोई ना कोई लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, अग्रीमेंट पढ़ा था, चलो आप बताओ। फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन मुजाहिद, आपका नाम? अस्मा, आप बताएं। ऑफ़र के एसेंशियल से पढ़ा था, ठीक है, कि इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप की। एक और जगह भी इसका जिक्र था इन्फोर्सिबिलिटी में, कि सोशल रिलीजन इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। इमाम साहब ने कहा कल सुबह फजर की नमाज़ में मुलाकात कर रहे हो, मतलब इंशाअल्लाह इमाम साहब दोपहर को चले गए कोर्ट कि ये फजर की नमाज़ में नहीं आया, ठीक है, तो क्या ये रिलीजियस एग्रीमेंट है? तो ज़माने कलामी बात होती, क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है, ठीक है। मैंने जो है ना वो विवेक आनंद को कहा कि चल रात को चाय पे बैठते हैं, और मैं शार्ट हो गया, विवेक चला गया कोर्ट, उधर मैंने बोला चाय पे बैठेंगे, उधर भी शार्ट हो गया। तो क्या ये सोशल एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं। क्या ये हो सकता है? हो सकता है अगर, हाँ हो सकता है अगर लिखित पढ़त हो और राइटिंग में हो, हाँ कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल में से दूसरी इसेंशियल क्या है कि इसके पीछे आपकी बैक ऑफ द माइंड नियत होनी चाहिए कि कल को अगर इसने डिफ़ॉल्ट किया तो फिर मैं इसको कोर्ट में लेके जाएगा, ठीक है, कोर्ट में लेके जाएंगे। आ जाओ, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, फ्री कंसर्ट ऑफ द पार्टीज। कंसर्ट मस्ट बी फ्री। कंसर्ट क्या होता है? रजामंदी। रजामंदी क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। जैसे कि निकाह में रजामंदी होती है ना, अब हमारे तो माशरे में ये आलम है कि कहीं बंधन फ्री होता है, कहीं नहीं होता, निकाह करा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमें हमारे एक आता है ना हदीस का मफ़हूम के हुजूर के पास एक खातून आती है और कहते हैं कि मेरा कंसर्ट जो है वो फ्री नहीं था इस निकाह में, तो उन्होंने क्या कर दिया था, शादी को वॉइड कर दिया था कि नहीं ये शादी नहीं है, क्योंकि इसमें लड़की का कंसर्ट फ्री नहीं है। वो बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे आती है। लेकिन हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली क्या है, लड़की का कंसर्ट फ्री हो ना हो, वालिद साहब बोलते हैं बेटा मेरी पकड़ी तेरे पाँव में, ठीक है, अब मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में, तो वो बेचारी क्या करती है, कंसर्ट दे देती है अपना, वो फिर फ्री हो ही जाता है आगे जाके, ठीक है। वो हमारे यहाँ जो अरेंज मैरिज बाद में जाके लव मैरिज बनती है ना, तो वो कंसर्ट स्टार्ट में फ्री ना भी हो तो बन जाता है, वो स्टार्ट में वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, लेकिन क्या होता है फिर वैलिड, क्योंकि अग्रीड पार्टी अपना वॉइडेबल का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करती। जी जी, अभी ऐसा है, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो होता है, मतलब इवन आखिरी केस मैंने सुना होगा ऐसा कोई 2016, जब मैंने मैट्रिक नहीं 17-18 मैट्रिक इंटर किया था, उस वक्त मेरे दोस्तों के केसेस थे, तो वो बड़े देखे हैं मैंने। हाँ दोस्त मर्द या नहीं नहीं यार, दोस्त मर्द, ठीक है, वो मेरे पास ही आते थे ना फिर दुख लेके। उस वक्त हमारी उम्र थी यार 18-19 साल, तो उन लोगों को लगता था कि जो मेरी ये माशूका है शादी भी इसी से होनी है, लेकिन फिर कोई वेल सेटल्ड बंदा आता था उससे शादी हो जाया करती थी। चलो बहरहाल अल्लाह रहम फरमाए। फ्री कंसर्ट ऑफ द पार्टीज़, तो 14 एसेंशियल क्या है या तीसरा एसेंशियल क्या है कि पार्टीज़ का कंसर्ट फ्री होना चाहिए। मैंने अरहात बोल रहा हूँ, अरहात का 7 का स्टूडेंट है मेरा, तो उसको मिसाल देता हूँ, तो उसका नाम आ गया, क्या नाम है? इमाद। मैंने इमाद को कहा कि क्या तुम मुझे अपनी बाइक बेचोगे? उसने कहा हाँ। मैं 10,000 रुपये दूंगा। कहता नहीं। मैंने बोला बेच रही नहीं बेच रहा, सही बताओ ना, चला दूंगा। उसने बोला हाँ बेच रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यानी कि मैंने कोवर्जन से अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा के इसको क्या किया, इसका कंसर्ट ले लिया। जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ज़्यादातर कौन लगाता है? जिसका आप पे इन्फ्लुएंस होता है, गार्डियन, अम्मा अब्बा, बेटा मेरी इज़्ज़त का सवाल है, ठीक है, ठीक है, मेरा दोस्त है बचपन का, उसकी बेटी से शादी कर ले, मेरी इज़्ज़त का सवाल है बेटा, कर ले बेटा। तो बेटे ने आके क्या करा, शादी कर ली अपने अब्बा के दोस्त की बेटी से। तो क्या है, कंसर्ट फ्री है? नहीं है, नहीं है। तो कहता है कि अगर आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपकी रजामंदी फ्री होनी चाहिए, आप खुशी से कहो हाँ मैंने कबूल की ये चीज़, ठीक है। वो कहता है कि अग्रीमेंट मस्ट बी वॉलंटरीली फ्री ऑफ कोर्जन, जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पर ज़्यादा डिस्कशन हमारे ना चैप्टर नंबर 4 में आएगी, फ्री कंसेंट में। इंशाल्लाह इस पर हम दोबारा घूम के आएंगे, तो ये लिख लो कि चैप्टर नंबर 4 में हम दोबारा से इसको बात करनी है। ये एसेंशियल का इतना ही था। अच्छा, ये हो गया हमारा भाई, हाँ क्या, फ्री कंसेंट। दोनों हाथ मिला रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन इनके कंसेंट फ्री हैं। अब ये कौन है भाई, VIP, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा खुश है, क्यों? अब हमारे पास जो है अगला एसेंशियल आ रहा है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है ना वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इसका दूसरा नाम है। वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब काबिल,
कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, सीए करना है, एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है ना, क्या कि आपने कम से कम 50 से ऊपर परसेंटेज लियो तो आप सीए कर सकते हो, ठीक है, कॉम्पिटेंसी है आपकी। अगर आप 50 से नीचे हो तो क्या कॉम्पिटेंट हो, ऐसे पर आएगा? नहीं, कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी ना आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंट कब हो गए? कहता है कैपेसिटी ऑफ एज लीगल होनी चाहिए, यानी कि लीगल कैपेसिटी ऑफ एज हमारे मुल्क में क्या है, 18 साल। मेंटली साउंड, दिमागी तवाज़ुन ना जगह पे होना चाहिए। एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, वो कहता है कि अगर आपने चेक करना है कि कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, कोई बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नहीं हो सकता, अगर आपने चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता तो फिर ये सब चेक करना पड़ेगा, है ना, ये एसेंशियल है ना। अगर आपने ये चेक करना है कि कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। सही है बस, चलो पेज बढ़ा ही ना मैंने, हाँ पढ़ेंगे आगे, अभी देख लेंगे, अभी टिक कर देता हूँ। तो आपने क्या चेक करना पड़ेगा आपको कि क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। और कॉम्पिटेंसी कैसे चेक करोगे उसकी, क्या उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है या नहीं। अगर उसके जो अम्मा अब्बा हैं वो दुनिया से जा चुके हैं, तो इन केस वो अपने गार्डियन के साथ रह रहे हैं तो उसकी एज क्या है, क्या वो कॉम्पिटेंट एज है या नहीं, वो भी पढ़ते हैं एज वाली क्या है। क्या वो मेंटली साउंड है, क्या उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, क्या वो सबको ये तो नहीं बोलता भाई बात सुनो इधर आओ, हाँ मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है ठीक है। फिर जो है ना वो ज़्यादा पढ़ता है, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, अच्छे लग रहे हो ऐसे ऐसे वो एबनॉर्मल हरकतें नहीं करता, मेंटली साउंड है, दिमाग जगह पर है, ठीक है। चलो जी, नॉट डिस्क्वालीफाइड वाला, और उसको कानून ने डिस्क्वालीफाई भी ना किया हो। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें, अभी आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला दिखा दूंगा कि वो लीगल एज क्या होती है, 18 के अलावा कौन सी होती है, मेंटली साउंड बंदा कौन होता है, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ किसे कहते हैं। आ जाओ, लॉफुल कंसिडरेशन, कहते हैं कंसिडरेशन जो है ना वो लॉफुल होना चाहिए। अच्छा मेरे पास लास्ट क्लास में एक रिक्वेस्ट आई कि सर आप बहुत सारी चीज़ें ना घुमा देते हैं, मतलब इन शॉर्ट ये मतलब था उनका कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते हैं, मतलब जैसे क्या कि कैसे कंसिडरेशन, ठीक है। और एक और जुमला बताया था टाइम लैप्स, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि टाइम लैप्स का मतलब तो आप सबको पता है ना, फिजिकल आधार में क्रॉस चेक कर रहा हूँ, पता है ना टाइम लैप्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में भी उतने ही हैं, ऐसे ही हैं, लॉ में भी ऐसे ही हैं। तो आप बुरा नहीं मानिएगा, आपका सवाल था, लेकिन मैं आपका नाम नहीं बता रहा इनको, वैसे चेक कर रहा हूँ कि इनको पता है या नहीं पता, अगर नहीं पता तो मैं सुधार लूँगा अपने आप को, ठीक है, आपने दिल पे नहीं लेना, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग सुनेंगी ना फिर बोलेंगे आपने बता दिया क्लास में, ठीक है। तो इसी तरह मुझे बताया कि आपने कंसिडरेशन का मतलब समझाया। मैंने कहा कि एक चैप्टर हमारे पास आना है, चैप्टर 3, जिसमें कंसिडरेशन के ऊपर पूरा टॉपिक है, उधर डेफिनेशन आएगी। तो कुछ चीज़ें अगर मैं स्किप करता हूँ बताने के लिए तो जानबूझ के करता हूँ, लेकिन कंसिडरेशन हम सबको पता है क्या, समथिंग इन रिटर्न, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। कि अगर मैं जो है ना वो पेन बेच रहा हूँ तो इनके लिए पेन क्या है, कंसिडरेशन, मेरे लिए कैश क्या है, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न। चलो जी, कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मस्ट बी लीगल एंड नॉट कॉन्ट्री टू लॉ और मोरालिटी। मैंने जो है विवेक आनंद से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तुम जो है मुझे शार फैसल से गुलशन तक छोड़ दोगे रोज़ 1 महीने तक वापसी में, तो मैं तुम्हें मंथ एंड पे एक रेड लेबल दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट तो है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। रेड लेबल मतलब वो प्रोहिबिटेड आइटम है, मतलब शराब है एक तरह से, ठीक है, एक तरह से क्या है शराब। मैंने आनंद से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तुम मुझे रोज़ छोड़ोगे तो मैं तुम्हें 15 साल पुरानी शराब की बोतल दूंगा। मतलब वो कहते हैं शराब जितनी पुरानी उतनी अच्छी, तो इसलिए 15 साल पुरानी बोल ताकि वो ज़्यादा कीमती हो जाए, ठीक है। वो साथ देखो सब पता है इसको, ठीक है ठीक है, ख़राब नहीं होती। तो उसके बारे में कहते हैं कि कहते हैं मुआवजा, क्या मुआवजा, ये क्या होता है भाई। अच्छा, तो वो जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। मैंने रिसेंटली देखी थी, एक दोस्त के घर पे गया था तो उसने मुझे दिखाई दी, कहता है ये देखो ये 20 साल पुरानी है, ये 25 साल पुरानी है, ये 30 साल पुरानी है। मतलब वाकई, तो मैंने हाथ में लेके देखी तो उस वक्त बाहर से तो स्मेल नहीं आती उसकी, लेकिन थी कोई इतनी बड़ी के करीब होगी वो। नहीं रखी हुई उसमें, उसको शौक है। हाँ अच्छा अच्छा, कितने की है वो आजकल, 100 से ही ऊपर है। तो भाई ने हमें एक नई इन्फॉर्मेशन दी है कि टाइटैनिक का जब जहाज़ डूब रहा था तो उस वक्त एक शराब का कंटेनर मिला था, कोई ना काफ़ी बॉक्सेस थे, हाँ बच गए थे, हाँ। तो वो, हाँ वो महंगी है। तो
मैंने मतलब मुझे इतना पता नहीं था इसके बारे में, जब देखी ना तो उससे पूछा। मैं जानता हूँ, मैं डिफरेंट मज़हब के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, डिफरेंट आइटम के बारे में जानता हूँ। जाकिर नाइक साहब हैं, उन्होंने हिंदुज़म पढ़ा हुआ है, वो स्टूडेंट है हिंदुज़म के, वो कह रहे थे कल बयान में अपने। तो जानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि नहीं इतनी गंदी बात कर दी आपने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब पता होना चाहिए। हाँ, प्रोहिबिटेड इनके यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई इसमें ऐसा बुरी नहीं है। नॉलेज हासिल करना बुरी बात नहीं है, जैसे इंटरेस्ट के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने इनको कहा बैक टू द पॉइंट कि अगर तुम मुझे छोड़ के आओगे गुलशन तक रोज़ शारजा फजल से रात को घर मेरे, तो मैं तुम्हें टाइटैनिक के ज़माने की शराब की बोतल दूंगा, ठीक है, जो कि बहुत महंगी है। तो इन्होंने कहा ठीक है, उधर पे डन हो गया। ये अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन ये कौन सा अग्रीमेंट है? वॉइड। क्यों? ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, कल को अगर मैं इसको कोर्ट लेके जाऊँगा हुकूमत के पास, तो क्या ये मैं उसको कह सकता हूँ कि जनाब ये मुझे कह सकता है कोर्ट में कि उधर पे तो मैंने छोड़ा और पर्सन उन्होंने मुझे जो है ना वो टाइटैनिक वाली शराब की बोतल नहीं दी? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? वाइड। तो कहता है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, जो आप लेन देन करो ना, ये जो बाजी लेन देन कर रही हैं, ये तो मेरे ख्याल Ben 10 की सीढ़ियाँ लेन देन कर रही हैं, ठीक है। वो पुराने ज़माने में वो नहीं आते थे, ये क्या है, स्टिकर्स हैं ये तो मुझे जो है ना वो शिजुका की बहन लग रही है। इसका कान कहाँ गया लेकिन? चलो बना देते हैं, उल्टा बना दिया ऐसे, ठीक है, ठीक है, सही है। चलो नो स्पिन या नोज भी, ठीक है, मेक सेंस। चलो जी, आ जाओ। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मस्ट बी लीगल एंड नॉट कॉन्ट्री टू लॉ और मोरालिटी। बात समझ आती है? बात समझ आती है? चलो जी, अगला आ जाओ। ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। पर्पस मस्ट बी लॉफुल, नॉट इन्वॉल्व इलीगल और इमोरल एक्टिविटी। कहता है कि जो आपने काम करवाना है ना, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए एंड नॉट इन्वॉल्व इलीगल और इमोरल एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपने काम परफॉर्म करवाना है, जो आपने सर्विस देनी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? मैंने जो है इनको कहा कि आपके घर वाले जो है ना वो एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम है टिचकुले एंड टिचकुले, तो आप मेरा भी घर बनवा दें। इन्होंने कहा ठीक है, अभी ठीक कर देता हूँ, तो मैं आपको घर बना दूँगी। ये क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनका काम है कंस्ट्रक्शन का, तो मैंने इनसे अपना घर बनवा लिया, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने विवेकानंद को कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, उस बंदे को ना, वो जा रहा होगा उधर बस में चढ़ेगा शारजा फजल से, उसके वो लगा के ना, क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफॉर्म, वो लगा के उसको बेहोश करो और रक्शे में डाल के ना मेरे पास ले आओ, ठीक है। और सारी नेगेटिव आनंद भाई कह रहे हैं सारी नेगेटिव मसाले जो है मुझ पर दी जा रही है, ठीक है, कल से नहीं आएगा ये। तो मैंने इसको कहा कि क्लोरोफॉर्म लगा के इसको बेहोश करो और रक्शे में डाल के मेरे पास ले आओ। फिर इसके अब्बा को कॉल करो, बोलो 50 लाख रुपए भिजवाओ वरना आपके बच्चे को उड़ा देंगे। हाँ, 50 लाख, ठीक है। तो असल में मैं अगवा करवा रहा था हिमात को, उसके घर वाले 50,000 में जो, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसने क्या ना कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी उसके 50 लाख रुपए लगा दिया। तो मैंने कहा भाई, अब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया ना उससे, विवेकानंद से एग्रीमेंट किया कि भाई ये काम कर दोगे, उसने बोला डन है, तो ये क्या है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या ये एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, क्योंकि मैंने इसको कोई बुरा काम करने का कहा। सारे बुरे काम की मिसाल ना विवेकानंद है, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ। कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लॉ ने खास तौर पे एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर नहीं किया हो कि वो वाइड है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी वाइडेड बाय लॉ और रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटीज़। बुरे बुरे काम करने के लिए जो है ना वो सारी चीज़ें, हाँ ये सिमिलर है। एक तो ये देखो, उसमें ऑब्जेक्ट लॉफुल था, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल है, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। कहीं देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना इलीगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन इलीगल हो गई है, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स है ना कॉन्ट्रैक्ट बनने के। कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो कब होगी? जब कुछ इलीगल नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, कंसिडरेशन भी होती है, तो एक एक चीज़ को पकड़ के ना उसमें बड़ी डिटेल में बात की गई है। बात समझ आती है मेरी? चलो, अल्लाह अकबर। कहाँ थे हम? यहाँ थे, ठीक है। नहीं, किधर गया भाई? ये रहा, ठीक है। चलो जी, लास्ट वन, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन।
इसकी शक्ल तो बिलाल से इससे मिल रही है, वही था 12 साल वाला, ठीक है, उससे मिल रही है। लास्ट पॉइंट ये था कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी वाइडेड बाय लॉ और रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटीज, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ जो यहाँ लिख रहा हूँ अपने पास भी नोट कर लो, याद देना ना सर, देखो जगह नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया। आ जाओ, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी पॉइंट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, दैट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, यानी कि एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। कहते हैं कि कुछ एग्रीमेंट हैं जो कि रिक्वायर्ड कभी कभार हो जाते हैं कि आप उनको रजिस्टर करवा दो, जैसे कि एग्जांपल अग्रीमेंट फॉर गिफ्ट बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन। मैं अपनी बेगम को कहा कि मैं तुम्हें जो है 2 जरिया पे डिनर करवाऊंगा, बेगम ने बोला आप हर हफ्ते टोपी कराते हो और निकल लेते हो, इस बार तो मैं आप पे केस करूँगी, तो लाओ एग्रीमेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वैसे सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन अगर चाहो तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। वैसे तो जो अग्रीमेंट आउट ऑफ प्योर लव एंड अफेक्शन किए जाते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। नहीं, मेरी बेगम ने मुझे कहा कि मुझे गजरे बहुत पसंद है, लेके आना, तो अब वो क्या है, अग्रीमेंट है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, नहीं सर्टेन एग्रीमेंट, ये सोशल तो नहीं होगा, सोशल दोस्तों में होता है, बेगम में तो लव एंड अफेक्शन होती है, तो ये इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो बेचारी को मैं ना रोज़ गोली कराता हूँ कि मैं जो है ना, वो गोली भी नहीं, सही बात है, मैं थोड़ा सा ना खुशबुओं के मामले में सेंसिटिव हूँ, और ख़ास तौर ये औरतों के मामले में, कि जैसे राह चलती खुशबू होती मैं नहीं खरीदता, भले वो अपने लिए क्यों ना हो। इस तरह से राह चलते फूल और गजरे जो सिग्नल्स पे होते हैं, क्योंकि खुशबू एक ऐसी चीज़ है जो ना मतलब अनफोर्सिन चीज़ों को कैच कर सकती है अपने अंदर, इसके अंदर ताकत होती है ना, खुशबू के अंदर कोई भी चीज़ बच जाती है, तो मैं बड़ा डरता हूँ इन। हाँ डेफिनेटली ऐसे ऐसे केस मेरे पास हुए, मैं अभी सुनाने बैठूँगा तुम लोग की हालत ख़राब हो जाएंगी यार। बस साहब मैं वैसे भी एक्सटेंड करूँगा, ज़्यादा पढ़ाऊँगा। कौन सा? उस सर से बात हो गई, सर ने बोला घर से देना। देखो क्लास की डिस्कशन ना बड़ी आसान है, जहाँ मुझे लगेगा मुश्किल बात हो रही है तो रोक दूंगा, जहाँ लगे ना कैपेसिटी फुल हो गई है बता देना, रोक दूंगा। तो अच्छा मैंने इतने वाक़यात भी तो सुना रहा हूँ, तो उसका टाइम भी तो माइनस होगा ना, थोड़ा सा होगा। अच्छा बहरहाल जिन स्टोरीज़ की बात चल रही इधर, अब तुम लोग को शायद ये स्टोरी लगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है रिलेटिव हैं क्लोज, उनमें वाकई डेथ हुई है, और वो डेथ हुई एक बच्चे की, ही वॉज लाइक 3.5 साल का बच्चा, ठीक है। और वो टाइम ना हमारी पूरी फैमिली के लिए हिला देने वाला टाइम था। सर अहमद के घर था, मैं उस वक्त बैठे हुए काम कर रहा था, कुछ उस वक्त ये हुआ करता था ऑडिट का, 2-3 साल पहले की बात होगी, उस बच्चे की डेथ हुई। उसके साथ था ये कि जो उसकी वालदा है ना, उनके साथ ये मामला है कि उनके तकरीबन जवानी, पीक जवानी के टाइम से ना, ड्यू टू हर फैशन एंड ऑल, उन पे कुछ हैं आशिक, ठीक है। अब जब वो हैं तो वो उनको नज़र आते हैं, उनसे बातें करते हैं, इंटिस मतलब शायद कोई किसी को फिक्शनली लग रहा हो, लेकिन फिक्शनली होता नहीं, ऐसा होता है। वो उनसे बात करते हैं, उनको पता होता है कि मेरे पास कमरे में इस वक्त ये है, इस वक्त ये है, इस वक्त ये है, और शी कम्युनिकेट्स विद दैम फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और अगर वो आप पे आशिक हो जाए ना, तो देयर इज़ नो गोइंग बैक, वो आपका पीछे कभी नहीं छोड़ते। और वो फिर ऐसे आशिक होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई इनसे हो गया ना, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी शादी किसी से हो, कभी नहीं चाहेगा। यही रिजल्ट है एंड यही स्टोरी का, वो नहीं चाहेगा किसी की शादी हो उसकी, जिससे होगी उसके पीछे पड़ जाएंगे, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेगी चाहे इसकी सगी औलाद क्यों ना हो, उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सब क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ फैशन, बाल खोलना, ओपन एरियाज में घूमना, इतर लगाना, छत पे जाना, ये सारी चीज़ें हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों मना करते हैं, कोई रैशनल है इसके पीछे, एंड दैट्स द केस। तो उनके पास थे, बहरहाल शादी हुई उनकी, तो वो शादी की जो उनकी वलीमे वाली रात थी, उसको वो ब्राइड और ग्रूम जो है वो चले गए शूट करवाने। कहाँ गए? एयरपोर्ट के ओपन एरिया। एक तो आपके साथ पहले ही मसला था, दूसरा आप चले गए एयरपोर्ट के ओपन एरिया, वहाँ से लग गया कुछ, उधर से लग गया, वलीमा हुआ, उसमें भी कुछ ऐसी अनयूजुअल मोमेंट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई हुए। बहरहाल वलीमा हुआ, साल बाद अल्लाह ने औलाद से नवाजा, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा। वो मेरे समझो कि एक बहुत करीब का रिश्ता है, मेरे भतीजा है समझो, तो उसके कज़न्स की जो है ना ये स्टोरी है। और ये सारे बच्चे ना बहुत क्यूट, और एक जैसे घुंघराले बाल, सबकी जैसी शक्लें, बहुत अच्छा। मेरा कैफ़ क्वालिफाई हुआ था जब की बात है, तो मैंने घर मिठाई बांटने गया, वो बच्चा मेरे सामने आंखों के आया, चलता फिरता, मैंने हाय लो किया जैसे बच्चों को करते हैं, और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। बहरहाल मैं चला गया घर। कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब, शदीद तबीयत ख़राब। क्या हुआ? सीना झगड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सबको दिखा दिया, कोई चीज़ समझ नहीं आती है। उसके बाद
एट दी एंड हुआ ये कि जब उसकी वालदा अपने गई घर, तो बच्चा जो है बाहर ओपन एरिया खेलने चला गया और तकरीबन 4-4.5 घंटे वो ओपन एरिया में अकेले खेलता रहा किसी के साथ। एंड वो किसी कौन था, कोई इंसान नहीं था, वो एंजॉय कर रहा था अपना टाइम। उसके बाद वो घर आया, बकौल उसकी वालदा के वो कहती हैं कि वो उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, यानी कि उसके शायद कुछ इस तरह से था, निशान मार दिए थे, कुछ कर दिया था। उन्होंने जब उसको कहा कि मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, नहीं पहुंचाना नुकसान। रमज़ान के दिन थे, क्या थे, शौहर और बेगम जो है ना सो रहे थे, बच्चा बीच में था। घर वाले दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा, शायद लोग ज़्यादा नींद में थे। इतने में कोई कमरे में एंटर होता है बच्चे को देखने के लिए, बच्चे को क्या हो रहा है। तो बच्चे की ना हालत ख़त्म, सांस उखड़ ली है, सीना जकड़ा हुआ है और बच्चे के कुछ ज़ख़म इस टाइप के। उसके बाद उसको आगा खान लेके गए, या पहले मरीज के किसी अस्पताल में लेके गए, उसके बाद उसको आगा खान लेके गए। आगा खान लेके गए, उन्होंने बोला बच्चा एक्सपायर हो चुका है, बच्चा इस नॉट इन द कंडीशन, और वो 3-3.5 साल का बच्चा था। उसके बाद से फिर मशवरे हुए और फिर पता किया, तो पता ये चला कि अब इनकी जो भी औलाद होगी ना तो वो नहीं बच सकती। तो फिर उन्होंने अपने भाई के एक बेटे को अडॉप्ट किया, अब वो सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी ख़ुद की एक बेटी है, वो उसकी गर्दन जैसे बच्चों की टिकती है ना, उसकी आज तक नहीं टिकी, अब वो हो गई होगी 4-5 साल की। शी इज़ नॉट स्टेबल, वो वॉकर में जाती है और उसकी गर्दन ऐसी ही है, मतलब अगर उठाओगे तो लटक जाएगी, झूल जाएगी, और वो नॉर्मल नहीं है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं भाई इसके, इस चीज़ के। तो बात निकली थी कहाँ से, गजरों से। तो मैं इसलिए बड़ी एहतियात करता हूँ खुशबू में, और इवन अपने घर वालों के लिए भी बड़ी एहतियात करता हूँ कि आप इस तरह रात को ना निकलो, छत पे ना जाओ, टेरेस पे ना जाओ, बाल खोल के ना जाओ, खुशबुएँ ना लगाओ। बड़ी बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। आजकल की लड़कियों को अगर आप बोलोगे ना, ओपनली मैं कह रहा हूँ, सीधी बात है कि अगर कोई बहुत फैशनेबल कोई लड़की है ना, आप उसको जनाब कहोगे कि आप खुशबू ना लगाओ या आप स्कार्फ कर लो, बोलेगी भाई मेरे बाप ने मुझे नहीं बोला, अब आया पहन लो, तुम कौन होते हो। तो लड़कियाँ इसको थोड़ा पर्सनल लेती हैं कि यार अभी जुम्मा 8 दिन हुए रिलेशन में और मुझे बोला हिजाब कर लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो लड़कियां ना इस चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिव साइड ले लेती हैं और वो इतना सीरियसली देखती नहीं है। लेकिन जिसके साथ हो चुका है, जिसने अपनी आंखों से सब देख चुका है, वो यकीन मानो भी मुझे ना गर्मी लगने लगी है, बताते कैफी रहती है, हालांकि एसी चल रहा है, लेकिन मेरी अंदर की तबीयत जो है ना इसको बताते हुए भी अजीब सी हो रही है। तो बड़े सीरियस मैटर्स होते हैं, अल्लाह आसानी फरमाए सबके लिए। चलो जी, अब मेरे पास इसमें आ रहे हैं क्वेश्चंस। क्लास रखनी है या ख़त्म करना है? हाँ, 3:30 तक टाइम था वैसे, मैं 3:31 पे क्यों पूछा तुम लोग से, किस खुशी में? मुझे लगा 3:15 तक थी। चलो क्लास है अभी भाई। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 11 तक। ये तुम लोगों ने होमवर्क करना है। देखने में 9 सवाल हैं, ये लेंथ में, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो मैंने ना हर एग्जाम्पल पे एक सवाल बनाया भाई। देखो एग्जाम्पल 1 2 3 27 सवाल बना दिया, 6 4 6 7 5 8, यानी कि सवालात हैं, वो सॉरी एग्जाम्पल्स हैं जिस पे सवाल बना दिया, ताकि तुम लोग को जो मैंने चीज़ें पढ़ाई है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे की किताब में ना जगह जगह पे एग्जाम्पल, जगह जगह पे एग्जाम्पल, जगह जगह पे एग्जाम्पल है। तो मैंने तो क्या किया, सवाल बना दिए ताकि तुम लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो वाली एग्जाम्पल ना रीड करनी पड़े। और एग्जाम्पल मैंने क्लास में रख दी हुई है, अलग बनाई है तुम लोग को पढ़ाने के लिए। बात समझ आती है? तो ये होमवर्क क्या है, 2 से लेकर होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 से लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 तक। 11 है ना, 11 तक है। हाँ, 9 सवाल हो गए ना। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की, कि वो कौन सी कौम है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये बड़ा जो है ना वो देखने में हैंडसम लग रहा है, हंस भी रहा है, ठीक है, घड़ी वड़ी पहनी हुई है और किट तैयार है, मुस्कुरा रहा है। ये कहीं से मुझे बताने ना नॉर्मल लग नहीं रहा, वैसे नॉर्मल ही लग रहा है। तो कहता है कि ऐसे लोग जो कि आपको अच्छी हालत में दिखते हों और आपको यकीन भी हो कि वो सही है, इंसान है, 18 साल से बड़ा है, डिस्टर्ब नहीं है, दिमागी तवाज़ुन ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। आओ, कहते हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन कब हो सकता है, कहता है वो जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच जाए। जब वो क्या हो जाए, एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच जाए। एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है पाकिस्तान में, 18 साल। क्योंकि 18 साल एक वो उम्र होती है कि जब इंसान बाअकल बाशऊर हो जाता है, अपने डिसीजन, साउंड डिसीजन खुद से ले सकता है, उसको अपने अच्छे बुरे का पता है। अब सवाल था 18 साल का कब माना जाएगा, 18वीं सालगिरह पे। 17 साल का था, रात 11:55 पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा, नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वायलेट तो होगा, वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। 12:01 पे करेगा तो वायलेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड बाकी कंडीशन पूरी हो रही हो। तो कहता है कि एक ऐसा बंदा जो कि 18 साल का हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर उसके माँ और बाप दोनों ही नहीं है और वो अपने गार्डियन के पास रह रहा है, तो ऐसे केस में एज ऑफ मेजॉरिटी 21 साल है। ऐसा क्यों, बस है तो है,
लेकिन ऐसा नहीं है। एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे के अम्मा अब्बा जो हैं वो नागहानी आफत में चले गए दुनिया से। उसके चाचा ने उसको बचपन से 4 साल की उम्र से पाला पोसा, बड़ा किया, स्कूल की फ़ीस भरी, कोचिंग की फ़ीस भरी, ट्यूशन की फ़ीस भरी, उसको अपने बच्चों से ज़्यादा खिलाया। बच्चों को 1 रोटी खिलाता तो उसको 2 रोटी खिलाता, उसकी सारी अय्याशियाँ पूरी की। इवन उसके बच्चों ने भी शिकायत की कि आप अपने बच्चों से ज़्यादा ना इस बच्चे को पूछते हो, और इतनी मोहब्बत की अपने बच्चे से। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो 18 साल का हुआ उसको बुलाया, बोला देख मैंने तुझे बचपन से पाला, तेरा ख्याल रखा, अपने बच्चों से ज़्यादा तेरी फ़िक्र की, तो तेरे लिए दलील हुआ घर में सबसे, क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता कि अपनी बाप की जायदाद में से आधी मुझे दे दे। उसने बोला चाचा जी आपने तो मेरी आंखों में आंसू ही ला दिए, आप आधी की बात करते हैं, क्यों ना पूरी रख लें। तो वो बच्चा अभी इमोशनल है, क्योंकि वो अपने चाचा के कंट्रोल में था, तो ऐसे में वो इमोशनल हो सकता है 18 साल के बाद भी। तो लॉ ने कहा कि जब तक वो 21 साल का ना हो जाए वो एज ऑफ मेजॉरिटी में नहीं आएगा। यानी कि ऐसा बंदा जिसके अम्मा भी जिंदा अब्बा भी जिंदा, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाएगा, जब वो 18 साल का हो जाए। ऐसा बच्चा जो कि अपने अम्मा और अब्बा के उसमें नहीं था सुपरविजन में, बल्कि गार्डियन की सुपरविजन में था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब वो 21 साल का हो जाए। कहते हैं पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ साउंड माइंड आज ही पढ़ाऊँ इंशाल्लाह। और तीसरा, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब एक एक के ऊपर आके हम बात करेंगे, एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है, साउंड माइंड क्या होता है, और पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ क्या होता है। आ जाओ, माइनर। अब माइनर आ गया ना, ये एज ऑफ मेजॉरिटी जो नहीं पहुंचा उसको हम कहते हैं माइनर। ये माइनर बच्चा है, ठीक है, कैसा, ये माइनर बच्चा है, ठीक है, ये हमने माइनर बच्चे बनाए हुए हैं। अच्छा, माइनर कौन होता है, माइनर वो होता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे 18 साल से इवन कम है, और गार्डियन के साथ क्या है 21 साल। कहते हैं माइनर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है, वॉइड है। बिनिशियो वॉइड एग्रीमेंट में पहले ही पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वाली स्लाइड हो गई। चलो बेटा नीचे आ जाओ। अब हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये रूल्स ही पढ़ पाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। रूल्स रिगार्डिंग अग्रीमेंट विथ और इन्वॉल्विंग माइनर। चलो एक एक करके रूल्स पढ़ते हैं। ये मेरा ख्याल मेजर लग रहा है मुझे शक्ल से, हरकतें तो माइनर वाली हैं। चलो पहला, रूल ऑफ स्टॉपेज डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। क्या होता है पढ़ते हैं। नो रेटिफिकेशन, माइनर इंसॉल्वेंसी, माइनर इन अ पार्टनरशिप, माइनर इन एन एजेंसी, agreement by guardian or parent on behalf of minor, contract by minor and adult jointly, filing suit and necessity supply to minor। एक एक के ऊपर एक एक हेडिंग है हमारी। है कैपेसिटी है दिमाग की, साउंड माइंड हो अभी या नहीं हो पढ़ा दूँ आगे। हाँ अभी हम पढ़ेंगे, तो मैं सिर्फ जो मेरी ये सारी चीज़ होती है ना, ये तहरीर होती है, हेडिंग्स होती हैं, पढ़ाया नहीं है ये देखो इस टॉपिक वाला है, स्लाइड आ गई, ठीक है, रेटिफिकेशन वाली स्लाइड आ गई, अग्रीमेंट आ गया, ठीक है, बात समझ आती है। हर एक के ऊपर एक स्लाइड, बड़ी डिटेल डिस्कशन है, मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो मुझे बताओ आप लोग ये नए वाले हजरात जो हैं, ख़वातीन हजरात, 3 शब्द से हुआ है, स्टार्ट करा दो टॉपिक ये रूल्स वाला या नहीं? कितने लोग ऐसे कहते हैं कि कर देना चाहिए स्टार्ट? हाँ आज बस, अच्छा FR1 की क्लास होती है। अच्छा एक काम करो, रुक जाओ, हम माइनर को छोड़ते हैं, देखते हैं कि बहुत छोटी चीज़ पढ़ाता हूँ या नहीं, क्योंकि माइनर एक लंबा टॉपिक है। हाँ फिर माइनर को इंशाल्लाह कल ही करेंगे। ये देखो मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पढ़ानी है यार मुझे। ये देखो एक बंदा वो है जो पैदाइशी पागल है, एक बंदा वो है जो जिसको पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं, इसे हम कहते हैं लूनाटिक, ठीक है। एक बंदा ये है कि जब वो शराब के नशे में या फीवर के उसमें होता है, ज़ुमरे में, तो वो क्या कहते हैं उसको, हम ओकेजनली वो पागल हो जाता है। एक वो बंदा है कि जो पागल खाने में जो है ना वो चला गया अपनी महबूबा के चक्कर में। अब इससे अगर आप, हाँ इतनी डिटेल, हाँ वाकई है, इतनी डिटेल कोर्स में है तो पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा स्लाइड पर आता है। वो तेरे नाम में नहीं है, वो जा रहा था सलमान खान, मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, वो वाला गाना चल रहा होता है। तुम बोलोगे टोपी लगा के गाने गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी ज़माने में तो सारी फिल्में देखी हैं भाई, अभी भी देखता हूँ, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छी अच्छी वाली, ठीक है। क्या चीज़? हाँ मर गया तो वादा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फिल्में कौन सी अच्छी होती हैं? अच्छी मतलब यार कि जो जिनकी स्टोरी में कोई दम हो ना, मतलब ऐसी फारे वारिक से नहीं, ठीक है। जैसे अपना अल्लाह वाला करे कोई कॉमेडी हो गई। अभी जैसे मैंने आखिरी देखी थी, मैं उसका वेट, दिसंबर में आ रही है पार्ट 2 उसकी, कौन सी थी वो यार वो तमिल कौन सी है,
यार श्रीवल्ली वाली कौन सी थी वो? तुम, हाँ पुष्पा, पुष्पा श्रीवल्ली वाली बोलना। हाँ, किसने बताया है? कौन था ये पुष्पा वाला? वहीं से, अच्छा ये, ठीक है। तो पुष्पा आ रही है दिसंबर में, वो देखूंगा। बाकी मैं ओके साल में ना मूवीज़ नहीं देखता इतनी, एग्ज़ाम में देखता हूँ, एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, मूवीज़ लगा लेता हूँ। कोई देखी, जैसे मैंने इधर वो पठान और जवान आई थी एक तो अभी बीच में, और इससे पहले एक आई थी एक और। हाँ बेकार नहीं, मतलब इंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट देखो। अब गाड़ियाँ उड़ रही हैं, वो यूँ फ्लाई कर रहा है, इसमें हकीकत तो नहीं है, इंटरटेनमेंट है, ठीक है। और इससे पहले कौन सी आई थी? पठान और जवान से पहले एक और बीच में आई थी, एनिमल, ठीक है। वो भी मैंने एग्जाम रिलीज में देखी थी अपनी, ठीक है। जब वो सर पे गिलास रख के नाच रहा होता है ना, तो उधर मैंने ब्रेक लगाया था, क्योंकि अगले दिन मेरा पेपर था FFR का। मैंने कहा पेपर के बाद देखूँगा। तो खैर इस तरह की मैं जो टॉप जारी होती हैं वो देख लेता हूँ, वरना ड्रामों में तो जो हिट ड्रामा जा रहा हो, जैसे कभी मैं कभी तुम, ठीक है, वो देख लिया, उसकी किस्त में मिस नहीं करता, उसी दिन देख के सोता हूँ, ठीक है। तो खैर एंटरटेनमेंट चलती रहनी चाहिए ज़िंदगी में थोड़ी बहुत, हालांकि जो भी है बहरहाल, तो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मस्ती ज़िंदगी में होनी चाहिए। हाँ पेपर वाले दिन, हाँ मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले ड्रामे वामे देख लेता हूँ, मसला नहीं है, माइंड फ्रेश होता है। खैर मैं तुम लोग को ना, हाँ एयर ड्रॉप ये क्या होता है? कानों में डालने वाली वो? चलो जी, बात अच्छा मेरी बात सुनो, रुक जाओ, शांति, चीज़ें समझ आई? पक्की बात है? सच बताओ, कसम है, तुम इसकी तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, पक्की बात है? सही आ गई? तुम्हें तो आ ही रही हैं, तुम तो रेगुलर हो। आप बीच वाली थी फीडबैक दें, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? तो देखो अब वही वाली बात ना, जो रिकॉर्डेड वाली खातून की बात थी, मैंने कहा कि देखो इस टॉपिक का मतलब मैंने पढ़ाया ही नहीं ना। देखो कंप्लेन जब को तो मैंने पढ़ाई हो, ये मैंने पढ़ाया कहाँ, छोड़ दिया। ये इस टॉपिक का मतलब ये लिखा हुआ, इस टॉपिक क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्लास में। तो कोई लफ्ज़ छोड़ूंगा नहीं, जो सवाल दिमाग में है पूछो, कोई लफ्ज़ नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। और कोई बंदा, हाँ फीडबैक, समझ आई चीज़ें? नॉर्मल था, समझ आ रही हैं? ठीक है, आप बताएं, समझ आ रही हैं चीज़ें? आप बताओ, तुम ना कल से आगे बैठना। हाँ आई डाउट तुम पीछे बैठी पढ़ती नहीं, बातें करते हो। आपको समझ आ रही चीज़ें? ठीक है, चलो तुम लोगों के कहने पे छोड़ दिया मैंने, वरना छोड़ता नहीं। आज की क्लास पढ़ाने मुझे मज़ा आ रहा था। कल की क्लास में इंशाल्लाह मज़े की बातें करते हैं। 1.5-2 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि क्लास 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की? 2 घंटे की, 1.5 घंटे की? जल्दी करवा दूँ कोर्स? सही है, डन है, अच्छी बात है। मेरे भी एग्जाम से मुझे भी जल्दी चीज़ें करानी है, तो देखता हूँ क्या टाइम निकलता है, इंशाल्लाह रोज़ ही पढ़ेंगे। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और दवाइयाँ हिलाने के साथ साथ वक्त पे लेते रहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।